गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अगले लेक्चर सीरीज में आज हम लोग डिफरेंट जो हमारे वेल्डिंग प्रोसेसेज हैं, जो हमारी वेल्डिंग की प्रक्रियाएं हैं, उन वेल्डिंग प्रक्रियाओं का क्या लाभ है और क्या उसकी सीमाएं हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने वेल्डिंग के प्रिंसिपल के बारे में देखा, वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, वेल्डिंग के प्रिंसिपल के बारे में ये देखा कि जब हमें किसी दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन करना होता है, जोड़ना होता है, तो हम वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और वेल्डिंग प्रोसेस के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिक जो हमारा सिद्धांत ये कहता है कि अगर हमें हीट, हमने अगर ऊष्मा प्रदान किया, जिस मटेरियल को जोड़ना है, जहाँ पे ज्वाइंट है, वहाँ पे अगर हमने ऊष्मा का जनन किया, ऊष्मा को प्रोड्यूस किया, तो वहाँ पे मटेरियल मेल्ट होना शुरू हो जाता है और जो हमारा फिलर मटेरियल होता है उस ज्वाइंट पे जो है पिघलना शुरू हो जाता है और उसके बाद हमें एक दृढ़ जोड़ की प्राप्ति हो जाती है। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी यूज हीट एंड प्रेशर टू ज्वाइन टू मटेरियल्स टू वर्कपीस। अब बात ये आती है कि हम लोगों ने उसमें कुछ गैस वेल्डिंग के भी प्रोसेसेस देखे, कुछ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के प्रोसेसेस देखे, क्योंकि हमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए विद्युत की भी सहायता ले सकते हैं और ईंधन के रूप में गैस की भी सहायता ले सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारा रिक्वायरमेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टीज के मतलब हार्डनेस क्या है उस मटेरियल का, उसकी बात करते हैं। क्योंकि बहुत ऐसी मटेरियल्स हम लोगों के इंडस्ट्रीज में ऐसी हैं जो काफ़ी हार्ड मटेरियल्स हैं और उन मटेरियल्स को वेल्डिंग करने के लिए हमें नए वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नए वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने हीट प्रोडक्शन की जो हमारी सोर्स है उसके लिए हम जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आज का जो लेक्चर है वो हमारा प्योरली जो फोकस होगा वो वेल्डिंग प्रोसेसेस के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पे होगा। कि जो भी हमारे वेल्डिंग प्रोसेस हैं, फैब्रिकेशन, उनको हम इंडस्ट्री में फैब्रिकेशन भी कहते हैं। बहुत ऐसी स्टील इंडस्ट्रीज हैं, फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज हैं, पाइपलाइंस की जो हमें ज्वाइनिंग करनी होती है या किसी स्ट्रक्चर्स को खड़ा करना होता है, किसी ब्रिज को जो है बनाना होता है, तो वहाँ हमारा वेल्डिंग इस्तेमाल होता है। इवन वेल्डिंग जो है हमारे सब मैरिन्स में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि सब मैरिन्स में क्या है कि अंडर वाटर वेल्डिंग भी करते हैं हम लोग। तो वेल्डिंग प्रोसेसेस ऐसे हैं जो हमारे अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात आती है कि एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, और एक होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो वो उसकी सीमाएं हैं, दैट कैन बी ओवरकम। मतलब जो अगर प्रोसेस की सीमा है, उस सीमा को रिसर्च एंड एनालिसिस के मेथड से, या हम कह सकते हैं कि उस पर शोध करके उन सीमाओं को एलिमिनेट कर सकते हैं, उन सीमाओं को हम समाप्त कर सकते हैं, या उन सीमाओं में कुछ हम वृद्धि, कुछ हम सुधार कर सकते हैं। डिसएडवांटेज का मतलब यह है कि डिसएडवांटेज अगर उस प्रोसेस का है, तो डिसएडवांटेज में हम क्या करेंगे कि वो उस चीज को कंसीडर करके ही हम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। यानी हमारे दिमाग में पहले से ये बैठ जाएगा कि ये प्रोसेस का डिसएडवांटेज है। अगर लिमिटेशंस हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम शोध करके ओवरकम कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज है तो उसकी कंसीडरेशन हमें करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो वेल्डिंग प्रोसेस है, उस वेल्डिंग प्रोसेस का लाभ क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस,
उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे वेल्डिंग प्रोसेस की सीमाएं क्या हैं, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस है, वो वेल्डिंग प्रोसेस कन्वेंशनल प्रोसेस हो या अनकन्वेंशनल प्रोसेस हो, उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस में हमने देखा कि देयर आर प्रोसेसेज विच कैन बी परफॉर्म मैनुअली, सेमी ऑटोमेटिक और कंप्लीटली ऑटोमेटिक। एडवांटेज ये है एक कि जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होगा, जब हम वेल्डिंग के लिए जाएंगे, जब मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए, या चाहे वो मेटल्स फेरस हो या वो मेटल नॉन फेरस हो या डिसिमिलर मेटल्स हो, या वेल्डिंग हम अपने भाषा में हम ये कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक को भी जोड़ते हैं, सोल्डरिंग भी करते हैं, ब्रेजिंग भी करते हैं। आगे के लेक्चर सीरीज में हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि वेल्डिंग प्रोसेस को हम मैनुअल भी कर सकते हैं और उसको सेमी ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और उसको हम फुली ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक अगर करते हैं, अगर ये कैटेगराइज अगर करें, तो मैनुअल जो प्रोसेस होगा उसमें ह्यूमन एरर की चांसेस ज़्यादा रहती है। सेमी ऑटोमेटिक होगा तो वो ह्यूमन एरर की चांसेस 50% रिड्यूस हो जाएंगी, और फुली ऑटोमेटिक होगा तो उसमें बस मशीन एरर रहेगा, इन्वायरमेंटल एरर रहेगा, ह्यूमन एरर नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी जो वेल्डिंग होगी वो कंप्यूटराइज होगी। इट मीन्स कि हम रोबोटिक्स वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो रोबोटिक्स वेल्डिंग की हम जो बात कर रहे हैं, तो रोबोटिक्स वेल्डिंग जो है वो फुली ऑटोमेटिक होगा। आपने उसके लिए पैरामीटर सेट कर दिया, पैरामीटर सेट करने के बाद वो वेल्डिंग प्रोसेस स्वतः ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि दूसरा एडवांटेज क्या है। तो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोसेसेज, यानी हमारे पास वेल्डिंग करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस उपलब्ध हैं। जिस प्रोसेस का जिस तरीके से इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखेंगे, तो उस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम ये जानेंगे कि हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है उनको हम इंडस्ट्रीज के तौर पे कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं। तो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस का मतलब, जैसे अगर हम फ्यूजन वेल्डिंग की बात करते हैं, तो फ्यूजन वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है। ये फ्यूजन वेल्डिंग की अगर क्लासिफिकेशन हम करें, तो फ्यूजन वेल्डिंग में ये 5 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसे हम टिग वेल्डिंग भी कहते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जिसे हम मिग वेल्डिंग कहते हैं, और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ये सारे हमारे फ्यूजन वेल्डिंग में आते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस की लिबर्टी हमारे वेल्डिंग प्रोसेस में रहता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा लाभ है वेल्डिंग का, वो है इट कैन बी एप्लीकेबल टू डिफरेंट मटेरियल्स। कहने का मतलब ये है, शुरू में ही जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था उसमें ये हमने देखा था कि जो वेल्डिंग है वो वेल्डिंग प्रोसेस सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स को वेल्ड करने के लिए काम आता है। प्लास्टिक्स की भी हम वेल्डिंग करते हैं, उसके लिए हमारे प्रोसेस पैरामीटर्स अलग हैं। तो वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स के लिए हम ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आइदर इट इज फेरस और इट इज नॉन फेरस, आइदर इट इज स्टील, आइदर इट इज टंगस्टन कार्बाइड, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, चाहे वो टंगस्टन कार्बाइड हो, चाहे वो हमारा कोई और मटेरियल हो, एल्युमिनियम हो, एलॉयज हो, नॉन मेटल्स हो, उन सारे टाइप्स के मटेरियल के लिए हम वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वेल्डिंग प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर्स को चेंज करके हम वेल्डिंग को अलग अलग मटेरियल्स के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा चौथा जो एडवांटेज है, जो चौथा हमारा लाभ होगा वेल्डिंग प्रोसेस का, वो होगा कि इसकी पोर्टेबिलिटी। क्योंकि जो भी हमारे वेल्डिंग सेटअप्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि उसके इक्विपमेंट्स को हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब यही होता है कि इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। तो वेल्डिंग सेटअप्स जो हमारे होते हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं और इसे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं।
पांचवा जो हमारा एडवांटेज होगा वो होगा लीक टाइट ज्वाइंट्स एंड कंटिन्यूअस ज्वाइंट। तो हमारा जो प्रोसेस होगा वेल्डिंग का, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा, क्योंकि हम जब ज्वाइंट बनाते हैं तो ज्वाइंट बनाने का मेन उद्देश्य हमारा ये होता है, सपोज कि हमने पाइप की ज्वाइंट बनाई, पाइप को जोड़ने के लिए हमने वेल्डिंग का इस्तेमाल किया। जो हमारे पाइपलाइंस, चाहे वो पेट्रोलियम पाइपलाइंस हो, चाहे वो गैस पाइपलाइंस हो, चाहे वो हमारे वाटर पाइपलाइंस हो। आजकल वाटर पाइपलाइंस में हम प्लास्टिक पाइप्स भी यूज करते हैं या आयरन पाइप्स भी यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में हमारे पाइप्स जो यूज होते हैं वो स्टील के ही पाइप यूज होते हैं, आयरन के पाइप्स यूज होते हैं। तो एक प्लेस से, सपोज कि मथुरा रिफाइनरी की अगर मैं केस स्टडी करूं, तो मथुरा रिफाइनरी पे क्रूड ऑयल के लिए जो पाइपलाइन है वो कहीं गुजरात के पोर्ट से आता है। तो गुजरात के पोर्ट से मथुरा का पाइपलाइन जो होगा उसको किसी एक सिंगल पाइप से आप नहीं ले आ सकते हैं, उसे डिफरेंट पाइप्स को जोड़ के उसकी लाइन बनानी पड़ती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज उसे हम जो लीक टाइट ज्वाइंट्स की हम बात कर रहे हैं, लीक टाइट ज्वाइंट जो हमारे होंगे, वो लीक टाइट ज्वाइंट जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि वो कहीं से उसमें मटेरियल को लीक करने के लिए नहीं देगा। और इसकी जो सुदृढ़ता है, इसकी जो हम ये बात कह रहे हैं कि ये लीक टाइट ज्वाइंट्स होगा, इसे प्रूफ करने के लिए वी गो फॉर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग्स। और उसमें जब हम आगे के लेक्चर्स में जाएंगे तो उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जो भी हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट्स के डिफेक्ट्स होंगे, उन डिफेक्ट्स को हम कैसे पता लगाते हैं, उनको हम कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन कैसे होती है, और हमारा वो डिफेक्ट कैसे ठीक होता है, रिमेडी क्या है उसकी। तो थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, तो इस लीक टाइट ज्वाइंट्स को प्रूफ करने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। एनडीटी इन शॉर्ट फॉर्म, वी टेल इट एज एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। उससे हम पता लगा लेते हैं कि हमारा जो वेल्डिंग ज्वाइंट्स बना है वो कहीं लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये 5 ऐसे एडवांटेज हैं जो वेल्डिंग को इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल हैं पार्ट्स को ज्वाइन करने में। जैसे कल हम लोगों ने एप्लीकेशंस में भी देखा था कि वेल्डिंग का इस्तेमाल मैरिन इंडस्ट्रीज में भी होता है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में भी होता है, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में भी होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी होता है, स्टील स्ट्रक्चर्स को वेल्ड करने में होता है। तो ये 5 ऐसे एडवांटेज हैं जो वेल्डिंग्स को डिमांड में बनाए रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये एडवांटेज के साथ साथ इनकी सीमाएं क्या हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस, क्या इनकी सीमाएं हैं जिनके वजह से ये कहीं कहीं पे इनको इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट in producing welds can disrupt the base metal microstructure। कहने का मतलब ये है कि हमने सिद्धांत में ही आपको बताया कि सिद्धांत में हमने ये देखा कि जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस है वो ऊष्मा के अनुप्रयोग से जोड़ बनता है, मटेरियल मेल्ट होता है और वहां पे जोड़ बनता है। जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं उस वेल्डेड ज्वाइंट्स पे, सपोज किया ये एक मटेरियल है 1 और ये एक मटेरियल 2, ये 2 मटेरियल्स हैं और इन दोनों मटेरियल्स के लिए ये ज्वाइंट हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हीट प्रोडक्शन होगा और ये हीट का इफेक्ट आगे कहाँ तक जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितना टेम्परेचर दिया है। और ये अगर सपोज किया कि हम एल्युमिनियम की अगर बात करें कि एल्युमिनियम की कोई वर्कपीस है, तो हमें ये पता है सिद्धांत से कि हम उसके गलनांक तापमान तक जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट तक जाते हैं, तभी जो है यहाँ का मटेरियल, इस बेस मेटल के दोनों मटेरियल्स 1 और 2 का बेस मेटल का जो मटेरियल होता है वो पिघलता है और फिलर मटेरियल को ऐड करने के बाद वहां पे वो ज्वाइंट बन जाता है। तो हीट जब प्रोड्यूस होता है तो जो हमारा
हीट इफेक्टेड जोन है, HAZ, हीट इफेक्टेड जोन, वो क्या करता है, उस हीट इफेक्टेड जोन में जो मटेरियल का माइक्रो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि मटेरियल की प्रॉपर्टी को भी हानि पहुंच सकता है। तो ये लिमिटेशंस है। इस लिमिटेशंस को हम ओवरकम भी कर सकते हैं कि यदि इसको हम हीट ट्रीटमेंट कर दें, प्री हीटिंग कर दें, पोस्ट हीटिंग कर दें, तो माइक्रो स्ट्रक्चर में हम सुधार कर सकते हैं। तो ये अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि जब भी वर्कपीस को हम प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग करके वेल्डिंग करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है, क्या प्रॉपर्टीज मिलता है। क्योंकि वेल्ड जॉइंट्स बनाने के बाद उस मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज ना हो, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसे हम ध्यान में रखते हैं। तो एक लिमिटेशंस ये आता है कि हीट के रिक्वायरमेंट के वजह से, हीट के नीड की वजह से जो हमारा वर्कपीस है जिसे हमें वेल्ड करना है, जिसे हमें जोड़ना है, उस मटेरियल को, उस मटेरियल का माइक्रो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है, यानी बेस मेटल का माइक्रो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, दूसरा जो लिमिटेशंस है, दूसरी जो सीमा है इसकी, वो ये कहता है कि इट रिक्वायर्स स्किल ऑपरेटर। यानी वेल्डिंग प्रोसेस में जब आगे की लेक्चर्स में हम जाएंगे तो वेल्डिंग सिंबल्स, वेल्डिंग टेक्निक्स, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइप्स के वेल्डिंग ज्वाइंट्स बनते हैं जिनका एक खास सिंबल दिया गया है, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ वेल्डिंग है, AS जो है, वो उन्होंने ASW के अकॉर्डिंग कुछ वेल्डिंग के सिंबल्स बताते हैं, बनाए गए हैं, कुछ वेल्डिंग के कोड्स बनाए गए हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें स्किल ऑपरेटर की जरूरत होती है, कि उस ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि जो हमारा बेस मेटल है, उस बेस मेटल के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उसके लिए जो हम हीट जनरेट कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, उसकी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, और जो हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वेल्डिंग करते समय हमें स्किल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। तीसरा जो है, इम्पॉसिबल टू डिसेंबल ज्वाइंट्स, इम्पॉसिबल टू डिसेंबल ज्वाइंट्स, यानी इम्पॉसिबल टू डिसेंबल ज्वाइंट्स का मतलब ये है कि जो ज्वाइंट हमने बना दिया वेल्डिंग प्रोसेस से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइंग ऑफ कस्टमर, जैसा कि इंडस्ट्री से, जैसा कि कंपनी में आपने ड्राइंग दिया, उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर आपने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, उसमें डिफरेंट आपने ज्वाइंट्स बनाए, तो उस ज्वाइंट्स को डिसेंबल करने के बाद वो बेकार हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है, इसलिए हम उसे डिसेंबल आसानी से नहीं कर सकते। वेल्डेड ज्वाइंट्स को डिसेंबल करना मुश्किल होता है। यदि वो हम फास्टेनिंग करते हैं, फास्टेनिंग का मतलब अगर उसे हम नट एंड बोल्ट सिस्टम पे उसको स्ट्रक्चर को अगर बनाते हैं, तो वहां पे हमारा डिसेंबल करना जो होगा वो आसान होगा। परंतु अगर हम फैब्रिकेशन यानी वेल्डिंग से अगर हम ज्वाइंट बनाते हैं, तो वेल्डिंग से बनाए गए ज्वाइंट्स पे जो हमारा डिसेंबल करने की जो प्रक्रिया होगी वो इम्पॉसिबल होगी। अगर उसे डिसेंबल करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट कैन बी एक्सपेंसिव फॉर थिक सेक्शन, जो अगला सीमा है वो ये है कि अगर थिक सेक्शन, अगर हमारे बेस मेटल का, जो हमारा बेस मेटल है, उस बेस मेटल का अगर थिकनेस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब थिकनेस ज़्यादा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बेस मेटल वेयर वी आर गोइंग टू ज्वाइन। जहाँ पे हमें जोड़ बनाना है, उस जोड़ बनाने के लिए जिस अमाउंट पे हमें हीट प्रोड्यूस करना है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो ये प्रोसेस जो होगा वो एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। आपको लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ फिलर मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड। तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगी तो आपका प्रोसेस क्या होगा, एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। जैसे कि आपको एक अगर एग्जाम्पल बताया जाए कि जब हम थिक सिलेंडर्स को
बड़े बड़े टैंक्स को जो शुगर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में जो बड़े बड़े टैंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उन टैंक्स को हम डिफरेंट सेक्शन में वेल्ड करके तैयार करते हैं। तो उस टाइप के वर्किंग के लिए जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर पांचवा जो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई। चूंकि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट बेस मेटल के कारण जब बढ़ती जाएगी, बेस मेटल के कारण जब वो उसके पैरामीटर्स, प्रोसेस पैरामीटर्स में इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, आपका वेल्डिंग टॉर्च, आपका जो हीट इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का जनरेटर, इसकी जब स्पेसिफिकेशन आप डिफर करेंगे, जब इसकी स्पेसिफिकेशन चेंज करेंगे, तो उसके अनुसार आपके वेल्डिंग का सेटअप कॉस्ट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये एडवांटेज और सीमाएं हमारे वेल्डिंग प्रोसेसेस के हैं, जिसको हमने 5 सेक्शनों में बांटा। 5 इसके डिसएडवांटेज हैं, 5 इसके लाभ हैं और 5 इसकी सीमाएं हैं। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग वेल्डिंग का क्या इंडस्ट्रियल यूज है, क्योंकि अपने इस सोसाइटी में हम लोगों ने डिफरेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो वर्क है उस वर्क को डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कैटेगराइज किया गया है। तो हर इंडस्ट्रीज में, सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं, एरोस्पेस इंडस्ट्री, मैरीन इंडस्ट्रीज और आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, अभी हम 3 की अगर बात करते हैं तो तीनों इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग का क्या एप्लीकेशन है, वेल्डिंग का क्या अनुप्रयोग है, ये हम अगले लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।